इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम क्वेश्चन और ऑप्शन शॉर्ट में लिखेंगे ताकि समय बचे। आप केयरफुली क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा और हमारे आंसर से मैच करिएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। और एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है। यदि ऐसा कोई भी डाउट यहाँ पर आया, ठीक है, जहां पे आपको ऑप्शन के कारण कंफ्यूजन होने लगे, तो हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। ठीक है, तो पैशंस के साथ बस लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन है, यहाँ पे एसएससी का भी क्वेश्चन है, रेलवे का भी क्वेश्चन है, जेएसएससी का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कोई जाति होता नहीं, मेन चीज कॉन्सेप्ट होता है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हर चीज आप कर पाएंगे, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी चीज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बस पैशंस के साथ जो है आप देखते रहिएगा और अपना आंसर जो है वो मिलाते रहिएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर देंगे, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्वेश्चन क्या कि निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु और कौन सी सबसे भारी धातु है। हल्की और भारी धातु बताना है, कौन सबसे हल्की है और कौन सबसे भारी है, और धातु में हमको बताना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इस तरह से, लिथियम पारा। ठीक है, लिथियम और पारा ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है लिथियम और ऑस्मियम। ठीक है, लिथियम और क्या दे रखा है, ऑस्मियम। सी नंबर दे रखा है एल्युमिनियम और ऑस्मियम। ठीक है, और डी नंबर दे रखा है एल्युमिनियम और पारा। ठीक है, एल्युमिनियम और क्या आपका दे रखा है, पारा। तो ध्यान रखेंगे, धातु में सबसे हल्का लिथियम होता है। धातु में सबसे हल्का कौन होता है, लिथियम। वैसे बात करें तो सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, समझ रहे हैं, लेकिन ये धातु नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, अधातु। हमसे पूछ रहा है धातु, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम होता है और तीसरे नंबर पे लिथियम आता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हाइड्रोजन पहले स्थान पर, हीलियम दूसरे स्थान पर और लिथियम आता है तीसरे स्थान पर। और लिथियम हमारा जो है वो धातु है, मेटल है। तो धातु में सबसे हल्का कौन हो गया आपका, लिथियम। ठीक है, और सबसे भारी होता है आपका ऑस्मियम। सबसे भारी क्या होगा आपका, ऑस्मियम। तो लिथियम और ऑस्मियम के नंबर ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन। एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑस्मियम दे रखा है। बहुत बार ऑस्मियम ऑप्शन नहीं देता है, यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में यूरेनियम भी करेंगे। ठीक है, यूरेनियम आपका जो यूरेनियम है ना, ये सबसे भारी धातु है जो नेचुरली मिलता है। और ये जो सबसे भारी है वो आपका पेरियोडिक टेबल में जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है, उस आधार पे सबसे भारी ये है यूरेनियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या के आधार पे सबसे भारी ये है। वैसे यूरेनियम और ऑस्मियम एक साथ ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ ऑस्मियम है, कहीं ऑस्मियम नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपका यूरेनियम रहेगा और उससे ज्यादा आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे पेरियोडिक टेबल में इस चीज के बारे में हम लोग वहां पर देखेंगे, पढ़ेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं द्रव्यमान संख्या के आधार पर सबसे भारी यूरेनियम है वो कैसे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्या क्या बताए, सारा चीज जो एक्स्ट्रा बताते हैं वो भी आपके काम का चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका घनत्व के अनुसार सजाना है, डेंसिटी के अनुसार सजाना है और अवरोही क्रम में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में सजाना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सबसे अधिक घना है उसको पहले रखेंगे, जो सबसे अधिक घना है उसको पहले रखेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका इस्पात, माने स्टील समझना है। उसके बाद आपका पारा और जो है आपका सोना। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सोना, पारा और इस्पात। इस्पात मतलब समझ सकते हैं आयरन, है ना, लोहा, लगभग एक जैसा ही होगा। उसके बाद है ये इस्पात, फिर है सोना और फिर है पारा और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है सोना। ठीक है, इस्पात और पारा। तो आप पॉज करिए और सोचिए कौन होता है। हम बताए हैं पढ़ाते वक्त, क्या बताएं कि यदि हम बात करते हैं इस्पात का, ठीक है, आयरन समझ सकते हैं, आयरन का ये मिश्र धातु है, तो इससे ज्यादा भारी होता है आपका पारा। इससे ज्यादा भारी क्या होता है, पारा, और इससे ज्यादा भारी होता है आपका सोना। आपको याद होगा यदि तो दैट मीन्स इस तीनों में सबसे ज्यादा भारी सोना है, उसके बाद पारा है और उसके बाद आपका इस्पात है। तो ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस्पात जो है, ठीक है, इससे ज्यादा भारी होता है पारा। ज्यादा भारी इसका मतलब डेंसिटी अधिक है। डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं ना कि कण कितना घना है। तो इस्पात में कण जितना घना होगा उससे ज्यादा घना होगा पारा में, क्योंकि कण ज्यादा घना है तो ज्यादा भारी होगा। समझ रहे हैं। अच्छा, यदि किन्हीं को डाउट लगे तो आप लकड़ी से कंपेयर करके देखिए। लकड़ी हल्का लगता है, रीजन कण दूर दूर है। लोहा उससे ज्यादा भारी लगता है, रीजन क्या है,
कि लकड़ी में कण जितने दूर दूर है उससे ज्यादा नजदीक है इस्पात में, ठीक है, नजदीक नजदीक है, और इस्पात से भी ज्यादा नजदीक किसमें आपका पारा में। यही कारण है कि इस्पात से ज्यादा भारी होगा ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये पारा और ये इस्पात, अच्छा एक चीज आपको पता है कि कोई भी चीज डूबता कब है, जैसे ये पानी है आपका, ठीक है, इसमें यदि कोई चीज हम डालते हैं तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भारी चीज हो यदि पानी से यदि भारी हो तो डूब जाएगा, पानी से यदि भारी हो तो क्या हो आपका डूब जाएगा, और हल्का हो तो क्या होगा डूबेगा नहीं तैरेगा। तो आप बताइए पारा तो ज्यादा भारी है ना, पारा इन दोनों में यदि कंपेयर करते हैं तो पारा ज्यादा भारी है, और इसके कंपैरिजन में इस्पात जो है आपका क्या है हल्का है, ठीक है। तो यदि ये पारा भरा हुआ एक बर्तन है, पारा भरा हुआ क्या है एक बर्तन है, और यदि हम इसमें इस्पात का कोई गोली या कोई भी चीज डाल देंगे तो वो नहीं डूबेगा। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, रीजन ये है कि पारा ज्यादा भारी होता है, इस्पात हल्का होता है, क्योंकि इस्पात हल्का है सो ये नहीं डूबेगा, इस्पात चूंकि हल्का है सो ये नहीं डूबेगा। ऑप्शन बदल कर लिख सकता है कि इस्पात का जो घनत्व डेंसिटी है वो कम है, कम घनत्व माने हल्का, और हल्का होने के कारण कम घनत्व होने के कारण इस्पात जो है पारा में नहीं डूबेगा, ठीक है। आप बोलिएगा पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा, पानी में तो डूब जाएगा भैया, ठीक है, पानी के कंपैरिजन में इस्पात भारी है, इस्पात जो है भारी है यदि हम पानी से कंपेयर करते हैं, लेकिन वही इस्पात हल्का पड़ जाता है जब हम पारा से कंपेयर करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे पारा है तो पारा के कंपैरिजन में चूंकि ये हल्का है तो नहीं डूबेगा, सिंपल है, समझ गए। रिलेटेड सारा चीज जो है वो देखते जाएंगे, ठीक है ना, ताकि मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं और गलती ना करें, ठीक है। और बाकी तो फिर आगे देखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जान रहे हैं। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, ठंडे पानी से भी त्वरित क्रिया करती है। हम बताए थे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती है, उस धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे टॉप होता है कौन कौन, पोटेशियम, और 2 नंबर पे कौन आपका सोडियम। ये ठंडा पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, ठंडा पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है पोटेशियम और सोडियम। वायु के साथ भी तेज रिएक्शन करता है और आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन दे रखा है 1 नंबर में सोडियम दे रखा है, 2 नंबर में आयरन दे रखा है, 3 नंबर में एल्यूमिनियम दे रखा है, और 4 नंबर में जो है आपका मैग्नीशियम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले पोटेशियम और सोडियम दो ऐसा होता है जो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर जाता है, पोटेशियम ऑप्शन है नहीं तो हो गया हमारा क्या सोडियम, ठीक है। तो एक ही रहेगा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ठीक है। समझ गए, चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये है स्टेटमेंट और रीजन वाला है। स्टेटमेंट और रीजन वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जनरली सिविल सर्विस में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन पिछले एग्जाम में देखा गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी में, और आपका एफसीआई का एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया है कि वहां भी जो है स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं रहा कि ये केवल सिविल सर्विस में पूछेगा। वैसे फिलहाल अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो सिविल सर्विस का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को ये ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, और स्टेटमेंट लिखा है कि जो सोडियम होता है, सोडियम इसका संचयन मतलब इसको स्टोर करके जो रखते हैं वो केरोसिन तेल में होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और रीजन बता रहा है ये, ठीक है, रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो धातु सोडियम है, माने जो सोडियम धातु है, बोल रहा है वायु, ठीक है, प्रभाव्य, प्रभाव माने उससे प्रभावित होकर के रिएक्शन करके, ठीक है, जल जाती है, ठीक है, जल जाती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको आंसर चूज करना है, चूज करिए, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर जो है मतलब ये रीजन को आर से डिनोट किया गया है, आर जो है ए की सही व्याख्या, ठीक है, सही व्याख्या है, ठीक है। बी नंबर में ये बता रहा है कि ए और आर सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, आर बोल रहा है ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन बता रहा है ए सही है और आर गलत है, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है कि ए गलत है और आर जो है वो सही है, ठीक है। पॉज करिए और सोचिए, सभी के दिमाग में आ जा रहा होगा कि ये तो सही बात है कि सोडियम जो है केरोसिन के साथ आपका कह सकते हैं मतलब केरोसिन में संचित रखा जाता है ना, केरोसिन में जो है वो संचित रखा जाता है। क्या रीजन है कि यदि आप वायु में छोड़ेंगे तो आग पकड़ जाएगा, दैट मीन्स ये चीज सही लिखा है। और जो रीजन दे रखा है ये भी सही दे रखा है, रीजन भी सही है ना, केरोसिन में रखने का रीजन क्या है, ओपन में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रीजन दे रखा है वो सही दे रखा है, मतलब ये भी सही बोला, ये भी सही बोला है, और ये रीजन सही है इस स्टेटमेंट के लिए। तो हम चूज कौन सा करेंगे, ये ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ये सही रीजन है इस स्टेटमेंट का। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। और दो बार आप देख सकते हैं इसको चला करके, यदि आपको कहीं से थोड़ा सा डाउट लगे तो, ठीक है, वही फायदा है, आप दो बार देख सकते हैं यदि कहीं आपको प्रॉब्लम लगे तो। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका निम्नलिखित धातुओं में से कौन बोला है अमलगम नहीं है, कौन अमलगम नहीं है या कौन अमलगम नहीं बनाता है, ठीक है। आपका जस्ता, ठीक है, हमने जिंक समझना है, तांबा कॉपर समझना है, मैग्नीशियम, हिंदी इंग्लिश मैग्नीशियम ही लिखा रहेगा, और डी नंबर आपका लोहा आयरन, तो बताएंगे कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो आयरन होता है ना वो अमलगम नहीं बनाता है, बाकी सारे अमलगम बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और अमलगम क्या होता है, धातु प्लस पारा का मिश्रण, कोई भी धातु लीजिए और पारा लीजिए, उसी का जो मिश्रण तैयार होगा उसी को कहते हैं अमलगम। लेकिन ध्यान रखना है कि सब धातु चलेगा लेकिन कौन नहीं चलेगा, लोहा। लोहा पारा के साथ अमलगम नहीं बनाता है, वही पूछा था कि कौन अमलगम नहीं बनाता है, ठीक है। तो क्लियर है, आसान है, लेकिन पूछा जाता है, कई बार रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका कि कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कौन जो है वो स्वतंत्र अवस्था फ्री स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन दे रखा है आपका एल्यूमिनियम, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है आपका गोल्ड, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है क्रोमियम, और चौथा नंबर ऑप्शन दे रखा है जिंक। तो हम पढ़े थे क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पर बताए थे कि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन क्रियाशीलता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन था नीचे, आप याद करिए, तो हम बताए थे आपका क्या क्या बताए थे, सोना है, ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, और मरकरी। इतना सारा जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अक्सर ऑप्शन आपको सोना गोल्ड ही मिलता है, लेकिन कई बार आपको सोना नहीं रहता है, तो कॉपर सिल्वर में कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था मतलब अकेला पाया जाएगा, ठीक है, अकेला पाया जाता है। हालांकि कंपाउंड के फॉर्म में भी होता है, यौगिक के रूप में भी होता है, और अकेला भी होता है, स्वतंत्र भी होता है। हमसे पूछा था स्वतंत्र हो सकता है कौन, तो ये हमारा हो गया जवाब, ठीक है। उसके बाद है आपका कि वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर जो है वो कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, कौन से धातु के लिए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है कॉपर, ठीक है, चांदी, निकेल, और आपका दे रखा है जिंक, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े कि आपका यदि कॉपर को रख देते हैं ओपन एयर में तो कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ जाता है, याद करिए, कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है, और उसके कारण उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। और ये जो कॉपर कार्बोनेट का लेयर चढ़ा वो नेचर में क्षारीय होता है, बेसिक होता है। यदि किसी खट्टे पदार्थ से रगड़ देंगे, खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, तो क्षार के प्रभाव को खत्म कर देगा और बर्तन दोबारा चमकने लगता है। आपके घरों में जो बर्तन होगा कॉपर का, आप देखिएगा, यदि उसकी चमक फीकी पड़ गई है तो उसको जो है किसी खट्टे पदार्थ से रगड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जो परत बना था वो क्षारीय था नेचर में, कॉपर कार्बोनेट है वो रासायनिक रूप से, और जब अम्ल से रगड़ेंगे तो उसके प्रभाव को समाप्त कर देगा, फिर जो है वापस जो है बर्तन जो है आपका क्या होगा, चमकने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दे रखा था आपका चांदी, तो वो चांदी जो है वो रिएक्शन करता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड से। किससे करता है चांदी रिएक्शन, किससे करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ठीक है, बोला है किसमें चांदी नहीं है, किसमें चांदी नहीं है, ठीक है। और ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश पीसीएस का है, और एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है ये। बोला किसमें चांदी नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है हॉर्न सिल्वर, ठीक है, 2 नंबर दे रखा है जर्मन सिल्वर, ठीक है, 3 नंबर दे रखा है आपका रूबी सिल्वर, और जो है आपका 4 नंबर दे रखा है आपका लूनर सिल्वर। तो बताइए क्या होगा, ठीक है। चांदी किसमें नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता। क्या क्या होता है भाई, तो हम लोग पढ़े थे कि इसमें आपका जिंक होता है, कॉपर होता है और निकेल होता है। जिंक होता है, कॉपर होता है और क्या होता है, निकेल होता है, सिल्वर नहीं होता। नाम में सिल्वर क्यों आया, तो हम बताए थे कि जो हिटलर है अपने सैनिकों को मेडल देता था, ठीक है, सैनिकों को लगा कि अरे सिल्वर मिल गए, बाद में पता चला सिल्वर है नहीं,
ठीक है, क्या है उसमें, जिंक है, कॉपर है और निकेल है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, जर्मनी, हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का, तो नाम पड़ गया जर्मन सिल्वर। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। और कभी कभार ये क्वेश्चन घुमा कर में पूछ देता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर क्या परसेंट है, तो सिल्वर है ये नहीं है तो 0% होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। ये बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है और हर बार रिपीट करता है, आप सभी जानते हैं। कांसा मिश्र धातु है, किसका किसका बताएंगे। ठीक है, तो ये है आपका कॉपर टिन, ठीक है, ये है आपका कॉपर सिल्वर, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, वैसे ऑप्शन तो ऐसा है नहीं जिसमें कंफ्यूजन हो। कॉपर जिंक, और ये आपका जो है कॉपर और लेड। ठीक है, कांसा है ना, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि ये कॉपर और टीन का होता है, कॉपर का होता है और टीन का होता है, याद रखना है कांटी से। ठीक है, कि टीन तो होगा ही होगा, तो कॉपर होगा और क्या होगा, टीन। कांसा मैंने ब्रॉन्ज ना, कांसा का मतलब समझना है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ से। हाँ, यदि ये चीज पूछता पीतल मैंने ब्रास, ये किसका मिश्र धातु है, तब हम कहते कॉपर और जिंक। ये किसका है, कॉपर और जिंक का। ठीक है, मैंने तांबा और जिंक का। ठीक है, इसका ट्रिक है पिताजी, मैंने पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, लेकिन यहाँ पीतल नहीं, हमसे क्या पूछा था, कांसा पूछा था। ठीक है, और ये दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, बाकी भी है। अब नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं आपका कि जो है धब्बा रहित, क्या मतलब, धब्बा रहित मतलब स्टेनलेस। ठीक है, तो धब्बा रहित लोहा मतलब स्टेनलेस स्टील समझना है। ठीक है, इसको बनाने में जो यूज होता है, बोला है कि कौन सबसे महत्वपूर्ण धातु है जो यूज किया जाता है इसको बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एल्यूमिनियम दे रखा है, क्रोमियम दे रखा है, ठीक है, टीन दे रखा है और कार्बन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आपका आयरन है ना, ठीक है, आयरन है, मैंने लोहा समझिए। ठीक है, तो इस लोहा में क्रोमियम मिलाते हैं संक्षारण रोकने के लिए। केवल लोहा रहेगा तो जंग लग जाएगा, क्रोमियम मिला देंगे तो संक्षारण नहीं होगा, जंग लगना जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। ये मिला दिए। उसके बाद कार्बन मिलाते हैं कठोरता लाने के लिए, लेकिन कार्बन तो हमारा अधातु है, हमसे पूछ रहा था कौन महत्वपूर्ण धातु है, तो कार्बन तो होगा नहीं। ठीक है, हालांकि कार्बन भी जरूर मिलाया जाता है, और ध्यान रखिएगा आयरन मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावे भी निकेल भी होता है, लेकिन निकेल की मात्रा बहुत कम होती है, ऑप्शन से देखना होगा। ठीक है, पहला प्रायोरिटी हमारा ये रहेगा, आयरन, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, ये तीन मेन कंपोजिशन है, इसके अलावा निकेल भी होता है। ठीक है, कुछ मात्रा में मैग्नीज भी होता है। ठीक है, और वैसे भी स्टील का कई टाइप होता है, आगे आए क्वेश्चन तो हम आपको ऑप्शन से वहां पर और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है आपके मतलब थोड़ा तसल्ली के लिए यहीं पर लिख देते हैं कि स्टील की कठोरता के लिए जो है क्या मिलाया जाता है, स्टील में कठोरता लाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, क्रोमियम। अभी तुरंत पढ़े, कार्बन मिलाया जाता है कठोरता लाने के लिए, पूछ रहा है कठोरता लाने के लिए क्या मिलाते हैं, मतलब कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, संक्षारण रोकने के लिए क्या मिलाते हैं पूछता, तो हम कहते हैं क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और है, यहीं पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन देखिए, निकेल और तांबा। ठीक है, तांबा मैंने कॉपर इंग्लिश में, जिंक और टीन। ठीक है, जिंक और क्या बता रहा है, टीन। तीसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है निकेल और टीन। चौथा नंबर ऑप्शन दे रखा है क्रोमियम और निकेल। अभी हम आपको तुरंत पढ़ाए थे। ठीक है, कि क्रोमियम तो होगा ही होगा, तो इसी में केवल है ही क्रोमियम। ठीक है, और निकेल भी है तो अच्छा बात। ठीक है, हालांकि कार्बन भी होता है, ऑप्शन है ही नहीं तो क्या करिएगा। ठीक है, ऑप्शन यदि रहता तो हम लोग उसको करते, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, आयरन के साथ इन सबको मिला के हमारा स्टील प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी नेचर का होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी को एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी, तो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, सोडियम दे रखा है आपका, सिल्वर 2 नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर में दे रखा है आपका एल्युमिनियम, और 4 नंबर में दे रखा है आपका कैल्शियम।
ठीक है। तो कौन है इसमें जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? ठीक है, हम आपको बताए थे कि जो धातु होता है, मेटल जो होता है, इसका जो ऑक्साइड होता है, इसका ऑक्साइड कहने का मतलब हुआ कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो जो प्राप्त होगा उसी को धातु ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए Mg एक धातु है और ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो ये जो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका धातु का ऑक्साइड कहलाएगा। तो जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं क्षारीय। इसका मतलब चक्कर देखेंगे तो लगेगा आपको कड़वा, चक्कर देखेंगे तो लगेगा कैसा, कड़वा लगेगा। ठीक है, लेकिन कुछ धातु हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों होता है। कुछ ऐसे धातु हैं जिसका ऑक्साइड क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है, उसी को कहते हैं उभयधर्मी। बोलिएगा सर उभयधर्मी होगा तो अम्लीय क्षारीय दोनों होगा? हाँ दोनों होगा, मतलब चख कर देखेंगे तो कड़वा भी लगेगा और खट्टा भी लगेगा। ठीक है, तो कौन ऐसा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो एल्युमिनियम, और दूसरा कौन होता है? जिंक। ठीक है, याद रखना एल्युमिनियम और जिंक दो ऐसा है जो उभयधर्मी बनाता है। ठीक है, आपको बार बार जो है एल्युमिनियम ऑप्शन मिलता है लेकिन जिंक भी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से चीजें? ठीक है, हम क्या बोले, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। लोहा को चख कर देखिए कड़वा लगेगा, क्षारीय होता है, लेकिन एल्युमिनियम और जिंक जो है ये क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। इसी को कहा गया है कि ये उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट देख रहे हैं आपका कि जो आपका गोल्ड होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, जो शुद्ध सोना होता है जिसको हम लोग 24 कैरेट बोलते हैं। ठीक है, इससे ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, बहुत ज्यादा लचकदार होता है। ठीक है, तो इसमें कठोरता लाने के लिए कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है, माने तांबा मिलाया जाता है, कॉपर तांबा। कलर दोनों कलर एक जैसा होता है ना, कॉपर का रंग तो जानिए गोल्ड जैसा ही लगभग मिलता जुलता होता है, तो कुछ जो है कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है, तो कॉपर यदि हम मिला देते हैं कुछ, ठीक है, तो फिर वहां पे वो गोल्ड जो है मतलब प्योर 100% नहीं रह जाएगा, उसकी प्योरिटी जो है वो घट जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 कैरेट गोल्ड है। क्या है? 18 कैरेट गोल्ड है, तो इसका जो शुद्धता है वो क्या परसेंट है? इसका शुद्धता जो है वो क्या परसेंट है? एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि 18 कैरेट गोल्ड बोल रहा है मैंने 6 कैरेट जो है वो आपका कॉपर मिला दिया गया है। 6 कैरेट क्या है? कॉपर मिला दिया गया है। ठीक है, और यदि इसका परसेंटेज पूछ रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, आप मैथ जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो ऐसे देखिएगा, जो 24 कैरेट होता है ये प्योर है और प्योर को हम 100% लिखेंगे। माने ये जो हमारा 24 कैरेट है वो हुआ हमारा 100%, और हम पता कर लेंगे कि जो हमारा 18 कैरेट है वो परसेंट में कितना होगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिएगा इस तरह से, 100% इंटू 18 लिखिएगा और ये 24 आपका डिवाइड में लिख दीजिएगा। यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, 6 18 6 24 और ये 25, तो यहाँ आया हमारा 75%। यही क्वेश्चन था कि 18 कैरेट जो गोल्ड है ये कितना परसेंट शुद्ध है। 100% तो है नहीं, 24 कैरेट रहता तो 100% होता, 18 कैरेट यदि है तो ये 75% प्योर सोना है। ठीक है, और जो आप यदि कभी गए होंगे दुकान खरीदने के लिए, आप भविष्य में यदि कभी जाएंगे तो आपको दुकानदार जो है पूछेगा, आप पूछेंगे ये कितना कैरेट है, 22 कैरेट का आजकल अक्सर जो है मिलता है मार्केट वगैरह में। ठीक है, वैसे 18 कैरेट का भी अवेलेबल होता है, आप बोलेंगे तो आपको 18 कैरेट का भी वो दे देगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, स्टील में जो है कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 0.1 से 1.5% होता है ना, वेरी करता है। 0.1 से लेकर हो सकता है कितना, ये 1.5%, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सब पूछा हुआ ही है। अब आगे हम लोग जो है ऑप्शन के साथ लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हमारा ये है कि जो धातु है, ठीक है, इसके क्षय को, ठीक है, क्षय मतलब डिके होना, नष्ट होना, क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ठीक है, धातु का यदि क्षय हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, किस टर्म से हम इसको मतलब डिनोट करते हैं? 1 नंबर अपरदन, 2 नंबर संक्षारण, संक्षारण कोरिजन। ठीक है, 2 नंबर आपका संक्षारण, और तीसरा नंबर ऑप्शन है आपका निष्प्रभावन। ठीक है, माने न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं आप, और 4 नंबर में है आप घर्षण। अब घर्षण माने रगड़ा के खत्म होना। ठीक है, पत्थर कैसे रगड़ा के खत्म हो जाता है, वही अब घर्षण है। अपर्दन तो होगा नहीं, मिट्टी का अपर्दन होता है जानते होंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा संक्षारण कोरिजन। ठीक है, जैसे लोहे का संक्षारण होता है, चांदी का संक्षारण होता है, लेकिन चांदी का संक्षारण कम होता है। सबसे ज्यादा जो संक्षारण होता है वो लोहे का होता है, और लोहे के संक्षारण को नॉर्मल भाषा में जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? और जब लोहे में जंग लगता है तो उसके साथ ऑक्सीजन और जलवाष्प जुड़ जाता है। ऑक्सीजन और क्या जुड़ता है? जलवाष्प जुड़ता है। ठीक है, ये
अभी तक जो हम लोग देखे क्वेश्चन, ये आपका सिविल सर्विस और आपका जो है एसएससी का था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही बेसिक चीज है। पूछ रहा है धातुओं का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। पीट करके पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, ये गुण क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है तन्यता, दूसरा ऑप्शन है आघातवर्धनीयता और तीसरा है आपका श्यानता। ठीक है, तो आप बताएंगे। डी में कुछ भी है, नन ऑफ दिस है मान लीजिए, तो क्या होगा? तो ये होगा आपका आघातवर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। ठीक है, हम यदि लोहा लेते हैं और उसको यदि पीटते हैं तो टूटेगा नहीं बल्कि फैल जाएगा, सीट की तरह, चादर की तरह फैल जाएगा। तो धातु का ये गुण कहलाता है मेलिएबिलिटी, आघातवर्धनीयता। ठीक है, और तन्यता क्या होता है? तन्यता होता है कि धातु को आप खींच करके पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, वो तन्यता कहलाता है। लेकिन हमसे यहाँ पे तार नहीं पूछ रहा था, बोल रहा था पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्या है? ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं वो स्टेट लेवल एग्जाम का है। इसमें आपका JSSC और BSSC और जितना भी है वो सारा लगभग है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं आपका। ठीक है, ये लिखा है कि सामान्यतः ठोस अवस्था में रहता है कौन? पहला ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका ब्रोमीन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका आयोडीन और चौथा नंबर ऑप्शन दे रखा है आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या होगा भाई? आयोडीन होगा, ये ठोस अवस्था में रहता है। क्लोरीन तो गैस है और ये अच्छी तरह से याद होगा। ब्रोमीन आपका लिक्विड अवस्था में होता है, अधातु है, ये एकमात्र अधातु है जो लिक्विड अवस्था में होता है। और फ्लोरीन भी गैसीय अवस्था में होता है। क्लोरीन फ्लोरीन दोनों ही आपका जो है वो गैसीय अवस्था में होता है। ठोस पूछा है, आयोडीन हमारा जो है वो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट है आपका, ये पूछ रहा है ये कि निम्न में से कौन सबसे अधिक लचीला धातु है? लचीला में सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है लोहा, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, और मरकरी। तो कौन सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, कौन सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होता है? गोल्ड। सिल्वर दूसरे नंबर पे। सबसे अधिक आघातवर्धनीय और सबसे अधिक तन्य, मतलब सबसे अधिक मेलिएबल और सबसे अधिक डक्टाइल गोल्ड ही होता है। ठीक है, तो क्लियर? आसान क्वेश्चन है, आसान भी देखना जरूरी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु। उबलना माने क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये पूछ रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। स्टेट लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें इंग्लिश में हर चीज सही लिखा होता है लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन बहुत उल्टा पुल्टा होता है। तो आप इंग्लिश पढ़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ठीक है, तो टंगस्टन, इथेनॉल, ठीक है, निकेन और प्लेटिनम। तो ये होगा आपका टंगस्टन, जिसे यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट के रूप में। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत हाई है बॉइलिंग पॉइंट और सबसे अधिक है ये। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, ये जो हमारा, ठीक है, सॉरी, ये जो 3380 डिग्री सेल्सियस हम बताए ना टंगस्टन का, ये गलनांक होगा, मोल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बाकी आंसर वही है, आंसर चेंज हमारा। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं। पूछ रहा है कार्बन के एलोट्रॉप। अब ये इंग्लिश टर्म है जो कि हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो आपको बस समझना पड़ेगा एलोट्रॉप क्या है। लैंग्वेज हिंदी है लेकिन टर्म इंग्लिश डाला हुआ है। एग्जाम में आप किसे पूछिएगा तो आपको तो पता होना चाहिए एलोट्रॉप क्या होता है। तो एलोट्रॉप होता है अपर रूप। एलोट्रॉप क्या होता है? अपर रूप। क्या है अपर रूप? देखिए, कोई तत्व जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक तत्व जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो वो उस तत्व का अपर रूप कहलाता है। रासायनिक रूप से सेम होता है ये, लेकिन भौतिक रूप से भिन्न होता है। ठीक है, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए आपका कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के दो अपर रूप हैं, दो नहीं, दो मेन हैं, बाकी 3-4 हैं। तो दो जो महत्वपूर्ण है उसमें से एक आपका ग्रेफाइट है और एक आपका क्या है? आपका हीरा, डायमंड। ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। इसका मतलब होता है रासायनिक रूप से ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन है। दोनों ही क्या है? आपका कार्बन है। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन थोड़ा सा नेगेटिव चीज, कैसा दिमाग में आता है? नेगेटिव। ठीक है, और यदि ग्रेफाइट की बात करेंगे तो इसका जो भौतिक गुण है अलग होता है। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक होता है, समझ रहे हैं? चमकता है ये। ठीक है, इसमें चमक पाई जाती है। हीरा की बात करेंगे तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधातु जो होता है ना वो कठोर नहीं होता है। नॉन मेटल जो होता है वो कठोर नहीं होता है, लेकिन हीरा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अधातु होते हुए भी सबसे अधिक कठोर पदार्थ है।
दुनिया में अब तक जितने भी चीजें ज्ञात है उसमें से हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, और आप लोग शायद जानते हैं कि धातु में सबसे अधिक कठोर कौन सा है। अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन, वेट करिए और याद करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा था एलोट्रोप और ऑप्शन में वही सारा था। ठीक है, ऑप्शन जो दे रखा था वो वही सब दे रखा था, तो हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। एक आपका ग्रेफाइट और एक आपका क्या, हीरा। ये कार्बन के क्या है, अपर रूप है। इसी तरह से ओजोन की बात करेंगे तो वो भी जो है आपका ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन का क्या है, आपका अपर रूप है। ऑक्सीजन का फार्मूला O होता है, लेकिन ओजोन का फार्मूला जो है O3 होता है। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, चलिए और ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हर जगह काम आता है, पीटी हो, मेंस हो, या फिर कभी यदि आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहां भी ये सारी चीजें मिलेंगी। आज भी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे तो उसमें जो है आपका क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन का केमिकल फार्मूला बताइए, तो वो सिलेक्टेड बंदा था और नहीं बता पाया। ठीक है, सोच करके देखिए, हो सकता था कि एक आध क्वेश्चन और मिस कर जाते तो उसका सिलेक्शन रुक जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, प्राकृतिक, नेचुरल, दैट मीन जो नेचुरली अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपका, क्या क्या दे रखा है, हीरा। ये सब रेलवे का क्वेश्चन अब आगे देखने जा रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम में काम आएगा, ऐसा नहीं कुछ रेलवे में आएगा। ठीक है, नॉलेज है। ठीक है, हीरा दे रखा है, लोहा दे रखा है, और शीशा दे रखा है, और तांबा दे रखा है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए आप लोग। अभी तुरंत पढ़े ना कि हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। बोलिए लोहा ना, लोहा से भी ज्यादा कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, गलनांक। ऑप्शन दे रखा है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3830 डिग्री सेल्सियस, 3083 डिग्री सेल्सियस, और डी दे रखा है 3308 डिग्री सेल्सियस। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे टंगस्टन बल्ब का जो फिलामेंट जिससे बना होता है वही टंगस्टन है, और ये जो आपका 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और ध्यान रखिएगा टंगस्टन का जो संकेत है, सिंबल है, ये आपका डब्ल्यू है। जिस तरह से, ठीक है, कार्बन का सिंबल C लिखते हैं, आयरन का सिंबल Fe लिखते हैं, ठीक उसी तरह से टंगस्टन का जो सिंबल है वो W लिखते हैं। बोलिए W क्यों लिखते हैं, T लिखाना चाहिए। एक्चुअल में टंगस्टन का लैटिन नाम ऑल्फ्रोम है। क्या है, ऑल्फ्रोम, और इसी ऑल्फ्रोम से ही जो है टंगस्टन का सिंबल जो है वो W लिखा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं आयरन का लैटिन नाम फेरस होता है। क्या होता है, फेरस। यही कारण है कि आयरन का जो सिंबल है वो Fe होता है, उसके लैटिन नाम से लिया गया है। क्लियर? चलिए ये चीज भी ध्यान रखना है, कई बार जो है टंगस्टन ना लिख करके आपका सिंबल लिख देता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे कि आयरन जो होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए पूरा, तब आप समझेंगे कि ये कौन आयरन का बात कर रहा है। आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, ठीक है, तांबा, ठीक है, नाइक्रोम, एल्युमिनियम या चांदी। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट मतलब जिससे गर्म होता है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा आयरन का बात हो रहा है, कपड़ा देने वाला आयरन का बात हो रहा है, उसी में हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। तो वो बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है, किसका किसका, निकेल और क्रोमियम का। नाम से पता चल रहा है ना, नाइ, निकेल और क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। जितना भी हीटिंग एलिमेंट है, आयरन हो, वाटर हीटर हो, उन सब में जो है ये नाइक्रोम यूज किया जाता है। क्लियर यहाँ से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक दो और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि सोने के साथ तांबा को क्यों मिश्रित करते हैं, ठीक है, कॉपर को क्यों मिश्रित करते हैं। पहला ऑप्शन है सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने की चमक देने के लिए, सोने को नरम बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए। क्या होगा, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, कठोर बनाने के लिए। ठीक है, सोना तो अपने खूब चमकता है भाई, उसको चमकाने के लिए और थोड़ी